सवाल है, यदि इस रुपये को बैंक लेने से मना कर दे, ये कह दे कि ये चलन में नहीं है तो बात अलग है, परंतु यदि ये चलन में है और ये भी चलन में है तो दोनों के दोनों रुपयों की परचेजिंग पावर सेम क्यों नहीं है। इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमने आरटीआईज लगाई। घनश्याम वर्मा जी ने इसके ऊपर 15-20 साल रिसर्च की, जो इस किताब के लेखक हैं, और उन्होंने जब ये जाना कि असल में रुपया धातु के ऊपर निर्भर नहीं करता है। जिस दिन आजाद हुआ उस दिन का पूरा ये जिस दिन जब हम जो धातु है इस पर निर्भर नहीं करता है, असली रुपया असल में रुपए का मानक है। जब हमने उसकी खोज करी तो आर्काइव से हमें दस्तावेज मिला, 15 रुपया बराबर एक मोहर, यानी कि 11.664 ग्राम शुद्ध सोना, ये भारतीय रुपए का मानक है। यानी भारत का 1 रुपया बराबर है आरबीआई के 6000 रुपए के नोट के बराबर, यानी कि जो 777 मिलीग्राम सोना परचेज करने की दोनों की पावर जिस हिसाब से है उसके अकॉर्डिंगली। तो राष्ट्रीय किसान सरकार जो है आज धन को लेकर लड़ाई लड़ रहा है या देश के आरबीआई जिसे अंग्रेज यहाँ पर छोड़ गए उसको हटाने की मांग? हमारा उद्देश्य है कि देश के लोगों के साथ हो रही गद्दारी, उनके साथ हो रहे धोखे को रोका जाए, वो जिस भी तरीके से रोका जाए। आज हम सरकार के पास जा रहे हैं, अदालत में जा रहे हैं, आप मीडिया बंधुओं के पास आ रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, हम बता रहे हैं। अब हमने अपनी अदायगी कर दी। आप जयप्रकाश यादव जी का केस आप देखेंगे, उन्होंने अपना फुल पेमेंट कर दिया है, उसके बाद भी बैंक उनके घर को कब्जा करने के लिए आ रहा है। हमने कहा कि आप हमें कम से कम लिखित दस्तावेज तो दे दीजिए। वो लिखित दस्तावेज देने की बजाय सिर्फ इतना कहता है हमें नहीं पता, ऊपर से ऑर्डर है। वो ऊपर कौन है जहां से ऑर्डर है, कम से कम वो तो पता चले। वो ऊपर वाले के पास पहुंचने के लिए हम लोग जद्दोजहद कर रहे हैं कि कोई ऊपर वाला आए, वो कहे कि मैं हूं जो सर्वोपरि हूं, जो कह रहा हूं। भारत सरकार बोल रही है हमें नहीं पता, वित्त मंत्रालय बोल रहा है हमें नहीं पता, आरबीआई बोल रहा है हमें नहीं पता, बैंक मैनेजर बोल रहा है हमें नहीं पता, तो कौन है जिसको पता है? कोई तो बताए। तो इसका मतलब हमारे देश को किसी ने गुलाम ही बना रखा है। ये तो आप जाने, ये तो आपको मालूम पड़े। हमने तो सिर्फ ये बताया, हमने पूछा भारत कब आजाद हुआ। तो सरकार जो जनता सरकार मोर्चा है, ये इस देश से मूल जड़ को उखाड़ फेंकने के लिए आजादी का बिगुल क्यों नहीं बजा? आजादी का बिगुल बजाएगा देश का आदमी, आजादी की बिगुल बजाएंगे लोग। हम तो आपको सच बता रहे हैं, आपको इसमें से क्या निकालना है, आप इसके थ्रू क्या करना चाहते हो, ये तो आप जाने, आप तय करें। आप बताएं जनता को कि आपके साथ कितनी ठगी हो रही है। उसके बाद जनता को यदि लगता है कि उनके बाप दादाओं की कमाई कैसे चली गई हवा में। आपने देखा होगा, आज से 40 साल पहले की बात है, गांव में सबसे गरीब परिवार के पास भी 5 किलो से कम चांदी नहीं होती थी। वो सोना और चांदी आज कहां चला गया? बड़े बड़े जमींदार आज कर्जे में हैं, चाहे 100 एकड़ का जमींदार हो, चाहे 200 एकड़ का, उतना ही भारी कर्जा आज उसके ऊपर है। कमाल की बात यह है कि जिसने कर्जा ले रखा है उसके पास भी पैसा नहीं है, और जिसने दे रखा है उस बैंक के पास चले जाओ कैश लेने के लिए 10 लाख, वो भी कहता है कल आना, दोपहर को आना, उसके पास भी पैसा नहीं है। यानी देने वाले के पास भी पैसा नहीं है, लेने वाले के पास भी नहीं है। वो है कहां? ये समझ से बाहर की बात है। हमने यह बात आपके बीच रख दी है, आप इसे कैसे प्रेजेंट करते हैं, देश के लोग इसको कैसे समझते हैं, ये देश के लोगों के हाथ में है। सिक्कों का भी सेम वही हिसाब रहेगा जैसा कि नोटों का है। सिक्कों की परिभाषा बताइए। सिक्का चाहे लोहे का हो चाहे चांदी का हो, ये 1912 का है। 1935 के बाद का जो सिक्का है उसमें 50% चांदी है, चाहे ये कागज का हो। 1 रुपया मतलब 1 रुपया, क्योंकि ये हमको लिखित में आरबीआई ने दिया कि धातु के ऊपर निर्भर नहीं करता है रुपया। रुपया असल में मानक है, यानी सिक्का भी लीगल टेंडर है और नोट भी लीगल टेंडर है। ये रुपये देखिए, ये 100 रुपए का नोट है, ये लीगल टेंडर है। आपने देखा होगा 8 नवंबर 2016 को प्रधानमंत्री जब टीवी पर आए, उन्होंने सबके सामने कहा कि कल से ये आज रात 12 बजे से ये लीगल टेंडर नहीं रहेगा। यानी कि आपके पास यदि उस रात 10 लाख रुपए की जमीन आपने खरीदी होती तो वो जमीन का कुछ नहीं बिगड़ता। 10 लाख रुपए की भैंस खरीदी होती, आपका कुछ नहीं बिगड़ता। 10 लाख रुपए की कोई धातु, कोई सोना चांदी खरीदा होता तो आपका कुछ नहीं बिगड़ता। लेकिन 10 लाख रुपए कैश आपके पास पड़ा है, वो रातों रात खत्म हो जाएगा।
ये आरबीआई को स्पेशल पावर दी हुई है कि ये धन आपका नहीं है, ये धन का रिप्रेजेंटेटिव है, ये धन की पर्ची है, असली धन आरबीआई के पास रखा हुआ है। और देश के प्रत्येक नागरिक को चाहिए कि वो बैंक में जाए और कम से कम अपना 100 रुपया जमा करा के बैंक मैनेजर से रसीद ले और बैंक मैनेजर को एक एप्लीकेशन दे और बोले कि मुझे इसके ऊपर लिखा हुआ है गवर्नर ने कि मैं धारक को 100 रुपए अदा करने का वचन देता हूं, गवर्नर के वचन खंड के अनुसार मुझे मेरे 100 रुपए चाहिए इस नोट के बदले। तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि आपके साथ कितनी ठगी हो रही है यदि बैंक आपके 100 रुपए आपको नहीं देता है तो। यानी ये कुछ भी नहीं है, ये केवल एक ऐसा कागज का टुकड़ा है जिसकी कोई वैल्यू नहीं है। आप घर में लिख करके दिख दीजिए कि मैं धारक को 200 रुपए अदा करने का वचन देता हूं, वैसा ही उतनी ही वैल्यू का है, लेकिन हम इसे मान रहे हैं कि ये रुपया है, इसलिए ये चल रहा है बाजार में। असल में ये कागज के टुकड़े से ऊपर कोई धन वैल्यू इसके अंदर नहीं है। ये खुद भारत सरकार ने बोला है हमको, और इस किताब में सारे प्रमाणिक दस्तावेज दिए गए हैं। तो गवर्नमेंट फिर क्या एक्शन ले रही है जब आपको पता है कि अभी गवर्नमेंट के साथ मिलकर बैंक ये सारा खेल खेल रहे हैं? गवर्नमेंट क्या एक्शन लेगी? गवर्नमेंट के सामने तो प्रतिवादी बनकर हम कितने बार जा चुके, गवर्नमेंट के सामने तो एप्लीकेशन डाल चुके, 2000 से ज्यादा आवेदन 100 रुपए के डाल लिए, आरबीआई के पास डाल लिया, आरटीआई डाल ली, यहां तक कि थाने के अंदर एफआईआर की कॉपीज पड़ी हुई है, कोई थानेदार एफआईआर कर नहीं रहा है। थानेदार की मेज के ऊपर आईपीसी रखी होती थी, हम थानेदार को निकाल के दिखाते थे, धारा 489 ABCDE 232 से लेकर 254 तक सारी धाराओं के अंदर हमने सारी डिटेल दी कि ये देखो ये कूटकरण है भारत के रुपए का, ये धाराएं लगेंगी, कॉग्निजेबल ऑफेंस है, अंदर जाएंगे 8 साल से आजीवन कारावास तक का। लेकिन उसी टाइम पुलिस वाला, थानेदार, सब थानेदार एक बात बोल देते हैं, हमको ये केस, हमको ये वाला एफआईआर करना सिखाया ही नहीं गया है किसी ट्रेनिंग के अंदर, किसी वकील को ये केस लड़ना नहीं सिखाया गया, किसी जज के सिलेबस में ये सिलेबस नहीं है, किसी अर्थशास्त्री को ये नहीं सिखाया गया, अर्थशास्त्र में किसी कॉलेज में नहीं पढ़ाया गया, किसी स्कूल में नहीं पढ़ाया गया। जब कहीं इसका जिक्र ही नहीं हुआ तो हमें इसका पता ही नहीं है, और हमारी अगली पीढ़ी को तो बिल्कुल नहीं पता है। पहले वालों को तो पता ही था कम से कम थोड़ा बहुत कि जितना सोना होता है उतने नोट छाप सकते हैं, इस लाइन का तो कम से कम पता था। अगली पीढ़ी को तो वो मोबाइल में डिजिट ट्रांसफर करता है, उसको लगता है रुपए ट्रांसफर कर दिए, उसको ये भी नहीं मालूम है कि इसकी भी कोई वैल्यू नहीं है। क्योंकि अब जो सीबीडीसी आ रहा है जिसके जरिए वो आपको ब्लॉक चेन के जरिए और रियल टाइम एल्गोरिदम के जरिए आपको कंट्रोल करने की तैयारी कर रहे हैं, उसकी भयानकता का तो अंदाजा ही कुछ नहीं है, उसके बारे में तो देश के लोगों को कुछ अंदाजा ही नहीं है। नहीं तो फिर आप कह रहे हैं कि हमारा जो उतना ही नोट छाप सकते हैं, इतना सोना है, तो 1991 में इकोनॉमिक रिफॉर्म हुआ था, उसमें जो मनमोहन सिंह जी गए थे कुछ सोना लेके इंडिया से, जी, वहां से कुछ पैसे लेके आए थे जी, ठीक है। तो अब आप बोल रहे हैं कि जी ये जो नोट है ये डिजिटली हम लोग उसको बैंक में एक्टिवेट कर देता है और हमको दे देता है। तो उस मनमोहन सिंह को उस टाइम क्या जरूरत थी, जब जीडीपी 2% रह गई थी, क्या जरूरत थी जाने की वहां से? वो तो एक फिजिकली एक्टिव करता, और जब काम इसी से हो रहा है फिर 99.9% काम इसी से इसका मतलब गोल्ड सबसे इंपॉर्टेंट है, उनको गोल्ड लाने की जरूरत क्या थी, यही हम कह रहे हैं। गोल्ड ले जाने की जरूरत क्या थी? कहाँ पे? के लिए इंग्लैंड कहीं पर नहीं लेकर गए थे, आरबीआई ही लेकर गया है, मनमोहन सिंह कभी नहीं लेकर गए। जितना भी गोल्ड गया है भारत सरकार कभी नहीं भेजती, वो आरबीआई का ही खाता है सारा का सारा। और आपको जो बताया जा रहा है, आपको जो बताया जा रहा है कि भारत की सरकार ने रुपए के पीछे गोल्ड रखना बंद कर दिया था, ये बहुत बार एक प्रचलन में आपके सामने आएगा ये बात। हमने पूछा है आरटीआई डाल करके, यहाँ भारत सरकार से पूछा है, क्या आपको ये अधिकार है कि आप गोल्ड स्टैंडर्ड हटा सकते हैं? जवाब दिया नहीं। क्या कोई आदेश है जिसके तहत आपने हटाया है? नहीं। क्या इसके ऊपर कोई संसद के अंदर बहस हुई है, कोई कानून पारित किया गया है? किस आदेश के तहत किया गया है? हमारे पास कोई सूचना उपलब्ध नहीं है। यही एक जवाब उनके पास आता है, उनके पास कोई सूचना ही उपलब्ध नहीं है। थैंक यू वेरी मच।